दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी सॉरी डियर। सर्द रातों की हवाएं बड़ी धारदार हो जाती हैं, जैसे उनके किनारों को रेत कर और पैना कर दिया गया हो। जरा सी देह छुएं तो एक कटान डालती जाए। इस वक्त कमरे में भी एक ऐसा ही हवा का टुकड़ा टहल रहा था। कहाँ से आया पता नहीं। खिड़की के कांच बंद थे, दरवाजे की चटखनियां लगी हुई थीं, नीचे संद में अड़साकर पावदान भी लगा था। फिर भी आज तेज ठंड लग रही थी। अगर मैं ये बात वसुधा से कहूं तो वो हंसते हुए कहेगी, विष्णु तुम्हारी उम्र हो गई है, बुढ़ापे में ठंड ज्यादा लगती है। मेरी पत्नी वसुधा अभी रसोई में बिखरा सामान समेट रही होगी, फिर 2 गिलास हल्दी वाला दूध बनाकर लाएगी, एक मेरे लिए एक अपने लिए। मैं गर्म पानी की बोतल वसुधा वाले लिहाफ में रख ही रहा था कि वो आ गई। दूध के ग्लास स्टूल पर टिका दिए। आज ठंड ज्यादा है ना? मैंने बहुत देर से रोका हुआ सवाल पूछ लिया। हैंगर पर लटकी तौलिया से गीले हाथ पहुंचते हुए वो बोली, मुझे तो रोज जैसी लग रही है। अच्छा। मेरी आवाज हल्की बैठ गई। मुझे इंतजार था कि वो हाँ कहेगी और मैं खुद को लिहाफ के 4 इंच भीतर और सरका लूंगा। नीति को फोन कर लो, आ गई होगी ऑफिस से। कहते हुए वो मेरे बगल में बैठ गई और मैं कॉल लगाने लगा। नीति हमारी बेटी नोएडा में रहती थी अपने पति विनय के साथ। 2 साल हो गए उसकी शादी को। MBA के दौरान विनय को पसंद किया था और फिर नौकरी लगने के बाद शादी। हेलो पापा, कैसे हो? नीति ने कॉल रिसीव होते ही पूछा। मैं एकदम बढ़िया, तू सुना? मैंने पूछा तो वो बोली, पहले ये बताओ आपने रिजर्वेशन कराया कि नहीं? अभी नहीं, वो ज़रा बिजी हो गया था। मैंने झूठ बोला उससे। पिछले हफ्ते से वो पीछे पड़ी हुई थी कि हम विंटर वेकेशन पर उसके पास जाएं, और हम टाल मटोल कर रहे थे। उसकी हमेशा ये शिकायत रहती कि आप लोग तो मेरे पास आते ही नहीं हो यार। हम गए थे कई दफ़ा, लेकिन कुछ घंटों या एक रात के लिए। मैं ही टिकट करवा के मेल कर रही हूँ, बस पैकिंग कर लेना आप। फोन रखते हुए उसने कहा तो ना मैं कुछ कह पाया ना ही वसु। अगले रोज टिकट आ गई और उसके 8 रोज बाद हम वहां पहुंच गए। नोएडा के सेक्टर 50 में उसकी सोसाइटी, उसके फ्लैट के दरवाजे पर बाईं ओर नेम प्लेट लगी थी, नीति अरोड़ा, विनय माथुर। नाम पढ़ते हुए मैंने डोरबेल पर उंगलियां दबाईं। 2 मिनट बाद चटकनी सरकाने की, हैंडल घुमाने की आवाज के साथ दरवाजा खुला। फाइनली आप लोग आ गए। चहकते हुए वो मेरे गले लग गई कसकर। मैं उसे देखता रहा। उसके गुजले हुए कपड़े, उसके लपेटे गए बाल, कंधे पर लगा डस्टर। ऐसी तो नहीं थी मेरी नीति। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे भीतर ले जाने लगी तो मुझे उसकी हथेलियों का खुरदुरापन, उनकी सख्ती चुभने लगी, हाथों से ज्यादा मन में। पिता की नज़र बेटी के कदमों से चिपकी रहती है। मेरी नीति के हाथों से चिपकी थीं, उसकी काम में उलझी उंगलियों, उसके थके हुए कंधों से। मैं और वसु डाइनिंग चेयर पर बैठे सामने रसोई में काम करती नीति को देख रहे थे। वो अभी अभी पाँव की तरफ ब्लोअर लगाकर अखबार रख कर गई थी। पापा आपकी चाय स्ट्रांग ना? नीति ने वहीं से चिल्लाकर पूछा। नहीं, नॉर्मल ही। मैंने झूठ बोला। थोड़ी देर बाद चाय का प्याला मेरे सामने रखते हुए बोली, स्ट्रांग कर दिए। मैं हल्के से मुस्कुरा दिया। ये बेटियां शायद ही कभी कुछ भूलती होंगी। चाय का कप उठाकर अदरक की महक मैंने सांसों में भर ली। यादों का धुआं आंखों में भरने लगा, सफेद रुई के बादल जैसा। पापा आप हर चीज सूंघते क्यों हो? बीते कल की कुर्सी पर बैठी पांव हिलाती नीति पूछ रही थी और मैं उसे जवाब दे रहा था, खुशबुएं पहचान होती हैं, जैसे ये महक तेरे हाथ की चाय की है। कॉलेज में आकर उसने चाय बनाना सीख लिया था ताकि पढ़ते वक्त चाय की तलब उठे तो माँ को जगाना न पड़े। शुक्र है, मुझे तो लगा था शादी के बाद इनके घर से पानी पी के ही आना पड़ेगा। वसु अक्सर नीति को छेड़ती तो मैं हंस देता। नीति रूठ कर कहती, मेड रख लूंगी माँ, मेरे घर आओगे तो आदर सत्कार होगा खूब। हाँ। वसु हाँ हाँ देखेंगे कह देती और
मैं नीति को थम्स अप कर देता। जरूरी नहीं लगता था मुझे उसका रसोई के काम सीखना। पढ़ने में अच्छी थी, स्कूल से कॉलेज तक टॉपर ही रही। अगर घरेलू काम ना भी सीखे तो क्या दिक्कत। गुड मॉर्निंग पापा। तभी विनय की आवाज़ पर मेरी पलकें झपकीं और यादों का धुआं गायब हो गया। आप लोग अभी आए क्या? उसने पूछा तो मुझे हंसी आ गई। जिस बात का मैं मनचाहा जवाब नहीं दे पाता हूँ तो यूं ही हंस देता हूँ। नीति उसे बताकर आई थी, फिर भी। विनय वहाँ बैठा बातें करता रहा और मेरी नज़रें नीति के पीछे दौड़ती रहीं, जैसे वो कोई कैमरा हो और नीति कोई रेसर, जिसे तब तक दौड़ते रहना है जब तक वो अपनी फिनिश लाइन तक न पहुंच जाए। रात के 9 बज रहे थे। ऑफिस से आकर वो रसोई में जुट गई तो मुझे उसका दोपहर के 3 बजे कॉलेज से आकर बिस्तर पर ढह जाना याद आने लगा। एक झपक में वो बचपन वाली नीति कौंधती तो दूसरी में बर्तन लगाती नीति। रैक में आखिरी कटोरी टिकाकर उसने फ्रिज में कुछ देखा और फिर भीतर विनय के पास चली गई। हल्की हल्की आवाज़ें बाहर आने लगीं। वो कुछ सामान लाने को कह रही थी उससे। यार मैं थका हुआ हूँ, तुम्हें याद रखना चाहिए था ना। विनय की तेज आवाज़ सुनाई दी मुझे। फिर मुझे नीति के श्श करने की आवाज़ आई। वो जानती थी कि विनय की कई बातें हमें अच्छी नहीं लगेंगी और वाकई में नहीं लगी। न उसकी आवाज़, न उसकी बात, न रूखा रवैया और न ही उसकी लापरवाही। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। अपने घरों के अलावा हम बाकी जगह बन जाते हैं। किसी भी ज़रूरत, किसी भी काम के लिए उस पर निर्भर हो जाते हैं। काम में हाथ बटाने के लिए पूछ तो सकते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी उसके बगैर नहीं उठा सकते। वसु बीते 2 रोज से नीति के साथ रसोई में खड़ी रहती। किसी काम में मुमकिन होता तो हाथ बटा देती। नीति बार बार उनको कहती, माँ मैं कर लूंगी, तुम जाओ ना। विनय भी, हाँ मम्मी वो कर लेती है, कहकर वसु को बाहर बुलाता, लेकिन मेरा दिल करता कि उसे कह दूं, वहीं रुक जाओ ना, उसकी मदद कर दो। वो संडे की सुबह थी। आज नीति ने दिल्ली घुमाने का प्लान बनाया था। सुबह उठकर उसी ने सारी तैयारी की। सैंडविच बनाकर रखे, एक थर्मस में चाय और कुछ वेफर्स वगैरह भी। गाड़ी की सफाई और पेट्रोल वगैरह सब चेक करके भी आई। यह काम तो विनय कर सकता था ना। मुझे उसके आलसीपन पे कोफ्त हुई। ये क्या तरीका हुआ। उठे, तैयार हुए और चलो भी अब कह के चाबी उठा ली। रास्ते भर और कुतुब मीनार के अहाते में बैठा मैं नीति की थकान भरी मुस्कान देखता रहा। मुस्कान थी उसके चेहरे पर, लेकिन जैसे कोई 2 भारी बोझ उसके होठों के किनारे झूल रहे हों। वहीं एक टूटी बाहरी दीवार पर पड़ती धूप की सेंक में हम बैठे थे। विनय हमारे सामने टहलते हुए किसी से मोबाइल पर चैट कर रहा था। हम सब से बेफिक्र सा, या सच कहूं तो लापरवाह सा। ऐसा ही लापरवाह उस रोज लगा था मुझको जब 2.5 साल पहले नीति उसे हमसे मिलवाने लाई थी। फैमिली में और कौन है बेटा? मैंने उसके नाम, उसकी नौकरी के बारे में जानने के बाद ये पहला सवाल पूछा था। उसने बड़े कैजुअल अंदाज में कहा था, मॉम, डैड और एक छोटी सिस्टर। इन 4 शब्दों का जवाब देने के बीच एक बार भी हम दोनों की नजरें नहीं टकराईं, जबकि मैं उसकी तरफ एक टक देखता रहा था और वो मोबाइल में। मुझे कुछ जंचा नहीं लड़का। उसके जाने के बाद जब मैंने वसु से कहा तो उसने समझाते हुए कहा था, तुम ना ज्यादा सोचते हो। नीति ने पसंद किया है, सोच समझ के किया होगा। वो तमाम अच्छी बातें ढूंढ ढूंढ कर बताती रही और एक सवाल मेरा मन खखोरता रहा कि ये खुश तो रखेगा ना हमारी बच्ची को। नीति दिखी भी थी खुश। जब अपने कजन की शादी में मिली थी तब, त्योहारों पर जब घर पर आई थी तब, और जब हम 2-4 दफा मिलने आए तब भी। लेकिन अब मैंने हथेली से छज्जा बनाकर चेहरे पर पड़ती धूप को रोकती नीति को देखा। वो वसु से बातें कर रही थी।
बीच बीच में कनखियों से विनय को देख लेती। उसे पुकारने को बार बार उसके होंठ जरा सा खुलते और फिर वो उनको भींच लेती। दुख हमेशा अपनी जानी पहचानी सूरत में नहीं आता। तकलीफ, नाराजगी, गुस्सा भी उसी के चेहरे होते हैं। इनमें से कई की झलक देख चुका था मैं नीति के चेहरे पर, और क्या इसका जिम्मेदार मैं था? अगर मैं ही उसके लिए कोई बेहतर लड़का तलाशता तो शायद सब कुछ ठीक होता। रात को मैं और वसु सो रहे थे, तभी कुछ लगा कि किसी ने मुझे पुकारा। मैं चौंक कर उठ गया, जैसे सालों पहले उठ जाया करता था जब नीति पुकारती थी। बाहर लॉबी में रोशनी थी। मैंने चप्पल पाँव में डाली और उठकर बाहर आ गया। नीति वहां बैठी सर में तेल डाल रही थी। आप सोए नहीं पापा? उसने कहा। हाँ, नींद नहीं आ रही। चौंक कर जागने वाली बात मैं छुपा गया। ला, मैं तेल लगा दूं। मैं उसके सर में तेल लगाने लगा जैसे बचपन में लगाता था। सर के बीचों बीच धार गिराकर उंगलियों से मसाज करते हुए। शादी के बाद ये चीज़ बहुत मिस करती हूँ पापा। आपकी मसाज, माँ की अदरक मसाला चाय, वो संडे की आलस वाली सुबह और वो सैटरडे नाइट का स्पेशल डिनर। वो बोलती जा रही थी और मेरे हाथों की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही थी। मैंने उसका सर पीछे झुकाकर माथा चूमते हुए कहा, कभी लंबी छुट्टियां लेकर घर आ जाना। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, हाँ पापा, आऊंगी कभी, लेकिन उतने दिन विनय नहीं रुक पाएगा ना। ऑफिस से छुट्टी मिल भी जाए तो घर से कहाँ छुट्टी मिलती है पापा। एक गहरी सांस भरकर वो उठी और गुड नाइट बोलते हुए चली गई। मैं वहीं बैठा रहा, उसकी बातों, उसकी आंखों और पाँवों की थकावट देखता रहा। ये गृहस्थी के काम क्या वाकई किसी भारी स्कूली बस्ते की तरह होते हैं, जिनको पीठ से उतार कर जरा सा सुस्ताने के बाद वापस लाद कर चलना होता है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। गृहस्थी के थैलों को कंधों से कहां उतारा जा सकता है। विष्णु! भीतर से वसु की आवाज आई तो मैं उठकर वापस भीतर चला गया। कोई बात है क्या विष्णु? अच्छा नहीं लग रहा क्या यहाँ? उसने पूछा तो मैं सोचने लगा कि हाँ कहूँ या ना। जो भी कहूँगा उसकी वजह क्या दूंगा? नीति को यूं देखकर अच्छा नहीं लग रहा वसु। मैंने एक शब्द के बजाय पूरी बात कह दी। क्या अच्छा नहीं लग रहा? वो पूछते हुए बैठ गई। मन ही मन जोड़ तोड़ करते हुए मैंने कहा, यही कि वो ऐसे दिन भर खटती रहती है, दफ्तर भी जाती है, विनय उसकी हेल्प तक नहीं करता। ऐसे कैसे करेगी वो, और कब तक? हल्के से मुस्कुराते हुए उसने मेरी हथेलियां थपथपा दी। बोली, तुम टेंशन मत लो ना, हम लड़कियां ये सब चीजें बड़ी आसानी से हैंडल कर लेती हैं। मैं भी तो करती थी, तुम्हें पता चला? नहीं ना, विनय को भी नहीं पता चल रहा होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। वो वापस लिहाफ में दुबक गई और मैं जैसे बर्फ के पहाड़ों के बीच पहुंच गया। जो भी उसने कहा था वो सिंपल नहीं था, उलझा हुआ था, और मेरी उलझन मेरे दिमाग को कस रही थी, किसी ना दिखने वाले धागे की तरह के। क्या मैं भी विनय जैसा था, और क्या वसु भी नीति की तरह परेशान रहती थी? जिंदगी को किताब नहीं, ब्लैक बोर्ड सा होना चाहिए। कुछ गलती कर गए तो उसे मिटाकर दुरुस्त कर दिया जाए। रात बहुत देर से ठहरी हुई थी। सामने दीवार पर लटकी घड़ी की चमकीली सुइयों को देखते हुए सिर्फ 15 मिनट गुजरे थे। 3 बज रहे थे। मेरे बाईं ओर सोई वसुधा की नींद तो आधी पूरी हो गई होगी। सुबह वो उठेगी तो एकदम फ्रेश, और मैं सोया हुआ ही जागूंगा या जागे जागे सोऊंगा, मालूम नहीं। करवट बदलते हुए मैंने लिहाफ जरा सा ऊपर सरकाया तो वसु के पांव खुल गए। रोशनदान से आती रोशनी उसके पांव पर पड़ रही थी, उसकी चटकी हुई बिवाइयों पर। मैंने उंगलियां फेरी तो उसने पांव भीतर खींच लिए। ये खुरदुरापन पहले कभी नहीं देख पाया। क्यों? नींद क्यों नहीं आ रही आज तुमको? ऊँगते हुए उसने पूछा। हाँ, पता नहीं क्यों, मैंने उसकी मुंदी आंखों को देखते हुए कहा तो वो नींद में टटोलते हुए मेरे पांव पर हाथ फेर कर बोली, कल घूमने गए थे, थकान से तो नहीं? मैं पांव की मालिश कर दूं क्या? ये बात अगर उसने कल से पहले पूछी होती तो शायद मैं हाँ बोल भी देता। वो तेल गर्म करके लाती और पांव में लगाने भी लगती। लेकिन आज मुझे उसकी थकान भी दिखाई दे रही थी। अगर ये थकान पहले देख पाता, समझ पाता तो शायद कोई मिसाल बना पाता।
रात को बहुत देर बाद जो नींद आई थी वो सुबह पूजा घर से हल्की हल्की घंटी की और रसोई से मिक्सी के चलने की आवाज़ से खुल गई। मुंह धोकर मैं बाहर आ गया। नीति रसोई में खड़ी किसी मसाले के पैकेट पर कुछ पढ़ रही थी, शायद उसके इस्तेमाल करने का तरीका। आज छुट्टी लिए क्या बेटा? मैंने पूछा। हाँ पापा, आज और कल दोनों छुट्टी लिए, कहते हुए उसने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी। मैं उठकर रसोई में आ गया। पता है पापा, मुझे तो लगा था आप लोग इस बार भी नहीं आएंगे, उसने कढ़ाई में तेल डालते हुए कहा। तेरे लिए ही तो आए हैं, मैंने उस तेल से उठते चटर पटर छींटे देखते हुए कहा। वो मेरे कंधे से लिपट गई, कुछ नहीं बोली। मैं उसकी बाजू थपथपाता रहा देर तक। ये थपथपाहट मेरे दिमाग के किसी हिस्से को खटखटाती रही कि शादी के बाद क्यों सारी जिम्मेदारी पत्नी पर आ जाती है। जाने अनजाने पत्नियां भी उसे बड़ी सहृदयता से अपना लेती हैं और हम पति गौर भी नहीं करते कि जिंदगी की दौड़ में हमारी साथी दोहरा बोझ उठाकर दौड़ रही है, डगमगाते, संभलते और कभी कभी गिर कर उठते हुए। उम्र के इस मोड़ पर मैंने तो देख लिया था वसु का यूं थकना, भागना, लेकिन क्या विनय कभी देख पाएगा? विवाह की वेदी पर मैंने क्या कोई वचन दिया था वसु को, उसकी हर जिम्मेदारी में साथ निभाने का वचन? अगर हाँ तो मैं नहीं निभा पाया। शाम का वक्त था। मैं बालकनी में खड़ा इमारतों के पीछे दुबकते सूरज को देख रहा था। नीति और वसुधा किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थीं। फिर वहां से शॉपिंग जाने का प्लान था। विनय घर पर ही था, अपने कमरे में। अंधेरा होने लगा तो मैंने घर की लाइटें जला दी। पूजा घर में जाकर दीपक जलाकर रसोई में चला आया। फ्रिज में सब्जियां देखने लगा। ओह, आप हैं? मुझे लगा नीति आ गई। खटर पटर की आवाज़ सुनकर विनय बाहर चला आया। हाँ, चाय पियोगे बेटा? मैंने पूछा तो वो मना करते हुए बोला, अरे क्या कर रहे हैं आप? कुछ सुधारने की कोशिश? मैंने उससे नहीं, खुद से कहा। जो सालों से बिगड़ा चला आ रहा था उसमें सुधार। सोच रहा हूँ सब्जी वगैरह बना लूँ। फ्रिज से सब्जियां निकालते हुए मैंने उससे कहा। अरे पापा जी, नीति बना लेगी आकर, आप रेस्ट करिए ना, कहते हुए वो उनको वापस फ्रिज में रखने लगा तो मैंने उसके हाथ रोके। बना तो वसु भी लेगी, लेकिन वो लोग ही ये सारे काम करें, ऐसा ज़रूरी है क्या? वो मुझे एकटक देखने लगा। थोड़ा ऑफेंसिव फील करने लगा कि कहीं मैं उस पर उंगली तो नहीं उठा रहा। मैं चाहता हूँ कि वो आए तो तरकारी के जायके में, रोटियों की सिकाई में उनकी थकान ना शामिल हो। मैं नहीं करूँगा तो वो कहेंगी भी नहीं, चुपचाप रसोई में झोंक देंगी खुद को। लेकिन ज़रूरी है क्या कि जो कभी ना कहा जाए उसे कभी समझा भी ना जाए? आई होप यू अंडरस्टैंड। कोशिश कर रहा हूँ, विनय ने कहा तो मुझे ज़रा सी तसल्ली हुई। मुझे मटर छीलते देखकर वो भी दाने निकालने लगा। आगे न मैंने कुछ कहा न उसने। हाँ, देश भर के मुद्दों पर बातें करते हुए हम रसोई में मसाला जला रहे थे। थोड़ा मेरे ज्ञान और थोड़ा विनय के YouTube ज्ञान से सब्जी ठीक ठाक बनी थी। ओह गॉड, कितना मुश्किल है, काम निपटने के बाद सोफे पर ढहते हुए उसने कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। ढेर सारे शॉपिंग बैग थामे वसु और नीति दाखिल हुए। ये बदबू, ये खुशबू कैसी? वसु ने सूंघते हुए कहा। नीति ने विनय की ओर देखकर आंखें उचकाई तो उसने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा कर दिया। वो डोंगे खोलकर देखने लगी। तुमने बनाया? ये पूछते वक्त नीति के चेहरे पर खुशी थी, जैसे वसु के मुस्कुराते चेहरे का परछावां पड़ रहा हो। विनय मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, हमने बनाया। वाह, दैट्स नाइस, कहते हुए नीति प्लेट्स लगाने लगी। मेरी नजर नीति पर थी। वो विनय को तिरछी नजरों से देख रही थी, जैसे उसे थैंक यू कह रही हो। और वसुधा, जो ग्लास मैंने भरकर उसके सामने रखा था, वो उसके किनारों पर उंगलियां फेर रही थी, जैसे वहां अंग्रेजी के 5 अक्षरों से लिखा सॉरी पढ़ रही हो। वो मुझे पढ़ना जानती थी और मैंने उससे अभी अभी पढ़ना सीखा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं, आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।